नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं स्टॉक सेंटर। मैं हूं आपके साथ प्रताप सिंह। गुरुवार को 436 अंक की गिरावट के साथ बंद हुए भारतीय शेयर बाजार में आज गिरावट का दौर जारी है। आईटी सेक्टर में दिख रही गिरावट का असर बाजार पर भी साफ दिखाई पड़ रहा है। सेंसेक्स 400 अंक की गिरावट के साथ 82,700 के आसपास कारोबार कर रहा है। वहीं निफ्टी की बात करें तो 100 से अधिक की गिरावट के साथ 25,200 और बैंक निफ्टी 200 अंक से अधिक गिरावट के साथ 56,710 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहे हैं। मार्केट एक्सपर्ट राजेश सोढ़ानी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो चलिए उनसे जानेंगे मार्केट का आज किस तरह का हाल है और ये गिरावट का दौर कब थमेगा। राजेश जी, बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। सावन की शुरुआत का भी आपको बहुत बहुत बधाई हो। आपको भी सर हार्दिक हार्दिक बधाई। अच्छा राजेश जी, निफ्टी आज हफ्ते के सबसे निचले स्तर पर कारोबार कर रहा है। क्या यह आने वाले हफ्ते में बाजार के और भी कमजोर होने के संकेत दे रहा है? इसके साथ ही आपसे ये भी जानेंगे कि आज के लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं और बाजार को नीचे कहां सपोर्ट मिल सकता है। टेक्निकली निफ्टी ने अपना सपोर्ट तोड़ दिया है और अगर फ्यूचर 25,222 के नीचे आ गया तो और यहां से 200 पॉइंट निफ्टी की मंदी आएगी। 25,222 निफ्टी फ्यूचर बहुत बड़ा सपोर्ट है। कल भी निफ्टी जैसे ही 25,400 के नीचे आई थी तभी निफ्टी में लग गया था कि मंदी है एक बार। बेसिकली मार्केट इज वेटिंग फॉर द ट्रेड पॉलिसी। जो इंडिया यूएस की ट्रेड पॉलिसी हुई नहीं है अभी तक, तो बिल्कुल डल वॉल्यूम के साथ में बाजार टूट रहा है। लेकिन ये तय है कि जैसे ही बाजार रिवर्स होगा तो बहुत तेजी से रिवर्स होगा। तो फिलहाल वेट एंड वॉच या 24,222 का स्टॉप लॉस रख के तेजी करें। तेजी भी 24,444 के ऊपर नहीं आएगी। निफ्टी सिर्फ 200 पॉइंट प्लस माइनस में ही घूमता हुआ लगता है आजो कल में, आजो सोमवार। अच्छा राजेश जी, आज फार्मा और कंज्यूमर गुड्स सेक्टर में फिर से मोमेंट लौटता हुआ जो है वो दिखाई पड़ रहा है। क्या यह शॉर्ट टर्म ट्रेड के कोई चांसेस बन रहे हैं या सिर्फ एक ये तकनीकी उछाल इसको आप देख रहे हैं? इसको तकनीकी उछाल बोल सकते हो। फार्मा में तो कंजम्पशन में अपन शुरू से ही बुलिश हैं। 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने सब में बुलिश हैं। और ये फार्मा चूंकि ट्रेड पॉलिसी में ये उम्मीद थी कि यूएस से भारत के खिलाफ फार्मा के अंदर बहुत ज्यादा टैरिफ लगाएगा, अभी नहीं लगाया। एक बार तकनीकी उछाल है। बाकी फार्मा के अंदर मुझे लगता है कि यूएसए टैरिफ लगाएगा ही लगाएगा। हाँ, 100, 200, 500% नहीं लगाएगा, लेकिन 30, 40, 50% भी लगेगा तो उसका बहुत बड़ा नुकसान होगा। अच्छा, जुलाई में फेड जो है ब्याज दरों में कटौती कर सकता है। क्या ये पूरी तरह आर्थिक आंकड़ों पर आधारित होगा या जो चुनाव का दबाव है वो भी इस पर असर डाल सकते हैं? ट्रम्प साहब का पूरा दबाव है कि फेड कम से कम 2 से 3 बार वर्तमान साल में ब्याज की दर घटा दे। तो उनका दबाव है तो 25 पैसे घटा सकता है, जबकि हालांकि अमेरिका में महंगाई दर काबू में नहीं आई है। भारत में फिर भी महंगाई दर काबू में है और यहाँ पर अभी मानसून जरूरत से ज्यादा अच्छा है। तो इसका भारत में तो ब्याज दर कम होने के पूरे चांसेस बनते हैं। अमेरिका में फेड दबाव की वजह से शायद पावेल साहब दबाव में आ जाए और 25 पैसे कम कर दे। 25 पैसे पे ज्यादा कटौती नहीं होगी, वो कंफर्म है। अच्छा, आपने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बात करी। इसी सिलसिले में मैं आपसे सवाल करूं कि एक ताज़ा रिपोर्ट सामने आई है जिसके मुताबिक बात करें तो अमेरिका जो है भारत पर कम टैरिफ लगा सकता है, जिससे भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स, बात करें फार्मा, ऑटो, टेक्सटाइल जैसे क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ाने का मौका मिलेगा। इसको आप किस तरह से देखते हैं? इसके साथ ही इन सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट के लिए आपकी क्या कुछ राय रहेगी? देखिए, ट्रम्प साहब दिन में 24 घंटे में 24 बार अपने स्टेटमेंट बदलते हैं। तो ट्रम्प साहब के स्टेटमेंट के ऊपर कोई भरोसा करना कुछ भी, मतलब मैं मानता नहीं कि आज के तारीख में किसी बुद्धिमान व्यक्ति को ट्रम्प साहब के स्टेटमेंट पे भरोसा करना चाहिए। जब वो कोई भी काम कर दे और वो 21 दिन तक टिका रहे तो मानो कि वो सही है। तो सुबह क्या बोलेंगे, दोपहर, चूंकि उनको भी मार्केट में इंटरेस्ट रहता है, तो मैं तो अभी इस चीज को कुछ भी नहीं मान रहा। हाँ, ये जरूर है कि भारत और अमेरिका के बीच और कंट्री के मुकाबले डील अच्छी होगी, क्योंकि अमेरिका को भी भारत की जरूरत है। हम चाइना वाली स्थिति में नहीं है कि हम अमेरिका को ब्लैकमेल कर सके। चाइना के पास रेयर अर्थ मिनरल्स का भंडार है, तो रेयर अर्थ मिनरल्स की वजह से चाइना अमेरिका को ब्लैकमेल कर सकता है। आप और हम सिर्फ कंज्यूमर्स है हमारे पास। फिर भी अपन मानते हैं कि हमारे पास टैरिफ कम लगेगा और मैं इस जो आई है रिपोर्ट, इस पर भरोसा नहीं करता जब तक ये लागू नहीं हो जाए।
अच्छा राजेश जी, इससे पहले को लेकर बात करें तो अभी ताज़ा मामला प्रकाश में आया था जहां सीबीआई ने कार्रवाई को अंजाम दिया था। आजकल जो युवा निवेश करने जा रहे हैं वो किस तरह से निवेश के मामले को लेकर सतर्कता बरते हैं, क्योंकि कई तरह की जाली कंपनियां हैं जो कि निवेश के नाम पर ठगी की वारदातें अंजाम देती है। फर्जी तरीके से, सुनियोजित तरीके से शेयर्स के यहाँ पर भाव बढ़ा दिए जाते हैं। तो जो युवा हैं जो निवेश करना चाहते हैं, कहीं भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो क्या कुछ ध्यान रखें निवेश करने को पहले? बहुत ही अच्छा सवाल है और इस सवाल का जवाब देने के लिए समय चाहिए। युवा जो लोग इजी मनी कमाने के चक्कर में गलत गलत पॉन्जी स्कीम में फंस जाते हैं या शेयर मार्केट में ऑप्शंस बाइंग के द्वारा सट्टा खेलते हैं, बिल्कुल गलत है। उनको शेयर मार्केट की बेसिक नॉलेज लेने के बाद ही काम करना चाहिए। वो बिना नॉलेज के सट्टा खेलते हैं, फिर पैसा डूब जाता है, फिर शेयर मार्केट को गलत बताते हैं। तो मेरा आप लोगों के माध्यम से युवाओं से ये निवेदन है कि कुछ बेसिक रूल्स फॉलो करो। एक तो कभी भी उधार के पैसे पे काम मत करें, ऐसे ही उधार की नॉलेज पर भी काम नहीं करें। नॉलेज ले, खुद की नॉलेज डेवलप करें, अपना रिस्क मैनेजमेंट करके चलें। जो भी शेयर्स के अंदर वो काम कर रहे हैं पहले डिसाइड करें कि वो ट्रेडिंग के लिए कर रहा है, पोजिशनल कर रहा है या फंडामेंटल कर रहा है। होता क्या है कि आप ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स लेते हैं और वो इमीडिएट अगर आपको 10-20% का प्रॉफिट दे देता आप बेच देते हैं, जबकि वो आपका रूल अलग था। फंडामेंटल के लिए आप ट्रेडिंग का स्टॉक्स लिया, नीचे आ गया, एवरेजिंग कर रहे हैं, उसको आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बना दिया। तो सीखना चाहिए। आज की तारीख में सिखाने के बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट भी हैं, हमारे पास जो बहुत बच्चे आते हैं, सीख कर काम करें। अपने उधार के पैसे पे काम नहीं करें, अपनी कैपिटल को कम से कम 10 स्टॉक में डिवाइड करें। किसी एक स्टॉक में किसी भी हालत में 10% से ज्यादा पैसा नहीं लगाना। ये कुछ बेसिक थंब रूल्स हैं। ये लंबा टॉपिक है, कभी आप पूरा सेशन करिए आधे घंटे का, तो आम दर्शकों को बहुत फायदा होगा। जी अच्छा, आईटी सेक्टर में दिख रही गिरावट बाजार के लिए सबसे ज्यादा जो है चिंता का विषय बनी हुई है, क्योंकि टीसीएस और टाटा एलेक्सी के नतीजे चिंताजनक हैं। इस सेक्टर को लेकर हमारे व्यूवर्स के लिए आपकी क्या कुछ एडवाइस है? देखिए, आईटी हमारा मोस्टली एक्सपोर्ट सब, जिसमें समझो यूएस से काफी ज्यादा होता है, वहां पे वीजा की वो नए रूल्स करने जा रहे हैं। तो आईटी बड़ी कंपनी का फ्यूचर अच्छा नहीं है। मिड साइज आईटी कंपनी जिनका ज्यादा काम इंडिया या एशिया में है उनका फ्यूचर अच्छा है। जिनका काम यूरोप और यूएस में ज्यादा है, बड़ी कंपनी, उनका मुझको फ्यूचर ग्रोथ इतना अच्छा नहीं लगता। कम से कम साल 2 साल तो मिड साइज आईटी कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी। अच्छा राजेश जी, क्या अब अमेरिका में सख्त मौद्रिक नीति की जरूरत खत्म हो रही है और इससे शेयर बाजार और निवेशकों को राहत मिलने वाली है? आप कैसे देखते हैं? देखिए, अमेरिका में बेसिकली फाइनेंस मिनिस्टर भी अमेरिका के कह रहे हैं कि वहां मंदी आने के चांस हैं। उस मंदी से बचाव के लिए हाथ पैर मारे जा रहे हैं। और जो बेसिक सबसे बड़ी समस्या है वो अमेरिका में, वो अक्टूबर नवंबर 2025 से मार्च 2026 में आएगी, जब उनको अपना जो बॉन्ड है उसका रिन्यू करना है, क्योंकि पेमेंट करने को है नहीं, उसका रिन्यू करना है। अपन मानते हैं अमेरिका को बहुत पैसे वाला, अमेरिका को बॉन्ड का बहुत जबरदस्त रिन्यू करना है। इसी कारण ये टैरिफ का दबाव है कि आप मेरे दबाव में आके रिन्यू कर दो। तो नई मौद्रिक नीति क्या लाते हैं, किस ढंग से अपने आप को सर्वाइव करने की कोशिश करते हैं। वो कह रहे हैं ग्रेट अमेरिका अगेन, पहले अमेरिका को। तो लेट्स सी ग्राउंड पे क्या होता है, उसके बाद कोई चीज समझ। अभी तो वो क्या है कि चारों तरफ हाथ पैर मार रहे हैं और कोई भी बेसिक सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। दिस इज द मेन पॉइंट। अच्छा राजेश जी, कल से बाजार में स्मार्ट वर्क्स कोवर्किंग का आईपीओ ओपन हो गया है, इसको लेकर व्यूवर्स के लिए आपकी क्या एडवाइस है? अभी आईपीओ कोई भी ढंग के नहीं आ रहे, और आ रहे हैं तो बहुत ज्यादा प्राइस पे आ रहे हैं। तो अभी मैं तो ये बोलूंगा कि बहुत सोच समझ का आईपीओ में लगाएं। अभी जो कल एक नया आईपीओ खुला है उसको भी अवॉइड करें। अपन एज पर सेबी नॉर्म्स नाम नहीं लेना चाहते हो, जिसका आपने नाम लिया है वो भी मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा। तो अभी वेट एंड वॉच, अच्छे आईपीओ नहीं आ रहे। कुछ अच्छे आईपीओ है तो बहुत ज्यादा ओवर प्राइस्ड आ रहे हैं, तो अभी वेट एंड वॉच। और राजेश जी, अब समय सेगमेंट के सबसे महत्वपूर्ण सवाल का। राजेश जी, आज के बाजार में कमाई का सबसे अच्छा मौका अगर बात करें तो वो कौन सा है ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के लिए? आज सन फार्मा एडवांस अच्छा लगता है। सन फार्मा एडवांस, जिसको स्पार्क बोलते हैं, शॉर्ट टर्म 5-7-10 दिन के लिए अच्छा लगता है। 160 के आसपास स्टॉक भाव है, तो 2% स्टॉप लॉस के साथ 5 से 10% की तेजी मिल सकती है सन फार्मा एडवांस स्पार्क।
एज पर सेबी डिस्क्लेमर मेरा, मेरे परिवार का, हमारे प्रीमियम मेंबर्स का किसी का इसमें निवेश हो सकता है तो सन फार्मा एडवांस अच्छा लगता है। बाकी बाजार में अभी कम काम करें, कोई जबरदस्ती नहीं है कि हम बाजार में काम करें, कोई हमको डॉक्टर ने नहीं कहा कि बिना काम करे कोई आपका खाना हजम नहीं होगा। जब सही लेवल्स मिले तो काम करें, जब समझ में आए तो काम करें, नहीं समझ में आ रहा बैठे रहो, देखो मार्केट को। तो अभी ट्रेडर्स के लिए ज्यादा टाइम वेट एंड वॉच का है। अच्छा, मैं चाहूंगा राजेश जी आप इस पे थोड़ा सा और प्रकाश डालें। ट्रेडर्स, खासतौर पर ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के लिए आज इन्वेस्टमेंट के आइडिया क्या रहने वाले हैं? देखिए, इन्वेस्टर्स के लिए तो आइडिया हमेशा अच्छे रहते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स है जिनके अंदर कर सकता है। जैसे डीसीबी बैंक, डीसीबी बैंक बहुत अच्छा बैंक है जिसके अंदर अपने बहुत स्टैंडिंग पॉलिसीज है, डिविडेंड पेइंग कंपनी है। 140 142 के भाव में इसको आराम से ले सकते हैं। पोजिशनल टारगेट 155 170 190, और मेरे को नहीं लगता कि 130 32 35 से नीचे का भाव जाएगा। ये पोजिशनल है। ट्रेडिंग में अभी माहौल नहीं है, वॉल्यूम कम है, स्पॉट ट्रेडिंग करने का टाइम है। ओनली दोज ट्रेडर्स हु आर ऑन स्क्रीन फ्रॉम 9 to 3:30, जो 9 से 3:30 तक स्क्रीन पे है, केवल उन्हीं लोगों को ट्रेडिंग करनी चाहिए। बाकी ट्रेडिंग एक बार थोड़ी सी अवॉइड करें या कम करें, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सोडानी जी, आप हमारे साथ जुड़े और हमारे दर्शकों को आपने ताजा जानकारी स्टॉक मार्केट से जुड़ी हुई साझा की।